जय हिंद दोस्तों। तो आज आपका सेकंड लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का। फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को समझा था और उसके बाद हमने वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे, जिसमें आपका रिटर्न, अनरिटर्न, एनेक्टेड और इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे। आज जो है हम और दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर। इन दोनों तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को आप डीप से समझिएगा, ताकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगी इनको समझने के बाद। तो जो आपके नेक्स्ट टू टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है, बिना वेट किए आइए चलते हैं उनके ऊपर। द नेक्स्ट टाइप इज योर यूनिटरी एंड योर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज, देखिए अगर हम बात करें यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। आइए इनको डिटेल से समझते हैं कि व्हाट इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, अगर हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर होती है वो सारी पावर सेंटर के पास होती है। समझिए कि ये एक कंट्री है और ये कंट्री की कैपिटल है जहां पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है और सारी की सारी पावर जो है इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेस्ट करती है और इस सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे देश को रन करने की। सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी सारी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या स्टेट गवर्नमेंट वहां पर नहीं है? इस पूरी कंट्री में यहाँ एक स्टेट पड़ता है, यहाँ एक स्टेट पड़ता है, क्या यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है। तो फिर क्या उनके पास पावर नहीं है? पावर भी है, मगर ये जो पावर है सेंटर खुद देता है इन स्टेट गवर्नमेंट्स को। ये पावर जो है सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स को देता है। जो सेंटर है स्टेट गवर्नमेंट्स को ये पावर डेलीगेट करता है। ध्यान से सुनिएगा, वर्ड डेलीगेट, डेलीगेट करता है ये पावर। सेंटर जो है स्टेट को डेलीगेट करता है। अब डेलीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है, समझिएगा। अगर सेंटर स्टेट को पावर डेलीगेट करता है तो वो जब चाहे उन पावर्स को वापस भी ले सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आई एम द प्रिंसिपल ऑफ सम स्कूल। मैं किसी एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं। मेरे नीचे ए नाम का बंदा है जिसको मैंने कहा कि तुम एग्जाम डिपार्टमेंट संभालोगे। बी टीचर को मैंने कहा कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज संभालेंगे। टीचर सी को कहा मैंने आप डिसिप्लिन संभालेंगे और टीचर डी को कहा आप मॉर्निंग असेंबली को संभालेंगे। तो सारी की सारी पावर जो है रेस्ट कर रही थी प्रिंसिपल के पास। आई वॉज द होली सॉली ऑफ द स्कूल। सारी की सारी पावर रेस्ट करती है प्रिंसिपल के पास, मगर मैंने ये पावर ए बी सी डी के बीच में डेलीगेट कर दी, मैंने उनको दे दी पावर। अब सपोज कीजिए इस बंदे को जो ड्यूटी दी गई थी ये ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मैं जब चाहूं इससे ये पावर ले सकता हूं। इसको कह सकता हूं भाई साहब बी, आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप अब ये काम नहीं करेंगे, आपकी जगह जो ई बंदा है ये अब इस काम को करेगा। तो आई गेव हिम पावर एंड आई कैन स्नैच दैट पावर एट एनी मोमेंट। मैं ये पावर ई को भी दे सकता हूं और मैं ये पावर खुद भी रख सकता हूं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ द पावर। डेलीगेशन में पावर दी जा सकती है और उसको स्नैच भी किया जा सकता है। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर इज द मोस्ट पावरफुल और सेंटर जो है स्टेट को पावर डेलीगेट करता है ताकि वो फंक्शनिंग कर सके, स्टेट को ऑपरेट कर सकते हैं। मगर सेंटर जब चाहे जो है स्टेट की पावर स्नैच कर सकता है, स्टेट को जो है विदाउट पावर कर सकता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल unitary constitution that has a powerful state. Center can take its power at any moment of time. Is it unitary constitution? अब आइए देखिए
यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है दे आर यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बढ़ते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, आई कैन इजीली एक्सप्लेन टू यू। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स पावर टू द सेंटर। अगर आप मुझसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आई कैन इजीली एक्सप्लेन टू यू। मगर आप अगर मुझसे पूछेंगे व्हाट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन दो, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज मेंशन नोवेयर। तो व्हाट इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम चेक करने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं दुनिया के सबसे पुराने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ बातें लेते हैं और उसको कंपैरिजन करते हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो सभी बातें हैं, तब हम मानते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल कैरेक्टर का है। अगर वो बातें मेंशन नहीं है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो फेडरल नेचर से नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन से क्राइटेरिया है जो हम फॉलो करते हैं एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो आइए देखते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्राइटेरिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन होना चाहिए, हमारा है, हाँ है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्राइटेरिया जो है आपका, उसमें आती है डुअल गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो है वो डुअल होनी चाहिए। सेंटर की गवर्नमेंट अलग, स्टेट की गवर्नमेंट अलग। सेंटर अपना फंक्शन करे, स्टेट अपना फंक्शन करे। उसके बाद बारी आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेंटर हैज इट्स ओन पावर, स्टेट्स हैज इट्स ओन पावर। सबके पास अपनी अपनी ताकत होनी चाहिए, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ताकत होनी चाहिए। अगर हम एग्जांपल ले यूनाइटेड स्टेट का, तो यूनाइटेड स्टेट में सेंटर का गवर्नमेंट अलग है और जो स्टेट्स है 50 स्टेट्स जो है वहां पर, उन 50 स्टेट्स के पास अपने के जो गवर्नमेंट है वो अलग रन करती है। स्टेट्स के पास अपनी पावर है और सेंटर के पास अपनी पावर है। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फोर्थ जो है वो है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एंड इट इज मस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सेंटर और स्टेट के बीच में कहीं कोई डिस्प्यूट है, या फिर दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, जैसे कि हम मानते हैं वाटर शेयरिंग को लेकर, जो रिवर वाटर शेयरिंग है उसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट चलता रहता है अलग अलग स्टेट्स के बीच में। जैसे कावेरी वाटर को लेकर हम देखें तो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, तो स्टेट्स के बीच में डिफरेंट डिस्प्यूट चलते रहते हैं। उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर जुडिशरी किसी स्टेट के इन्फ्लुएंस में है या फिर किसी सेंटर के इन्फ्लुएंस में है, तो जो उसका जो वर्डिक्ट होगा जुडिशरी का वो उचित नहीं होगा, वो उसके फेवर में जाएगा जिसका इन्फ्लुएंस जुडिशरी के ऊपर है। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इट इज द फोर्थ क्राइटेरिया। अगर फिफ्थ क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होना चाहिए और वो सुप्रीम होना चाहिए। ये दो क्वालिटीज जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए। सुप्रीम का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑलरेडी टॉप पर बैठा है। कोई लॉ, कोई रूल्स, कोई नोटिफिकेशन जो है
आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सरपास नहीं कर सकता। अगर कोई लॉ पास होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई रूल्स एंड नोटिफिकेशन पास होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड? रिजिडिटी का मीनिंग ये नहीं है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी का मीनिंग ये है कि कोई अकेला मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ आना होगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। दिस इज व्हाट वी कॉल रिजिडिटी। अब आइए इन पांचों बातों को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में समझते हैं कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या नहीं है। आइए इसको समझते हैं। पहली बात, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? हाँ, बिल्कुल है। जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आज अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं जो 25 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हैं और 12 शेड्यूल जो है फिलहाल के टाइम में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स में डिवाइड और जबकि 12 शेड्यूल हैं। इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यस, पहला क्राइटेरिया कंप्लीट होता है कि हाँ हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। डुअल गवर्नमेंट, यस वी हैव डुअल गवर्नमेंट, वन एट द सेंट्रल लेवल, अदर एट अ स्टेट्स लेवल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर 3 टायर गवर्नमेंट है, बल्कि लोकल गवर्नमेंट भी है, पंचायत राज एटसेट्रा। तो ड्यूअल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया हमारा पूरा होता है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डू वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? यस, ऑब्वियसली। आर्टिकल 246 का जो सेक्शन 7 है उसके अंदर 3 लिस्ट दी गई है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और आपकी थर्ड जो है कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट दी गई है और इन तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके ऊपर स्टेट लॉज बना सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी लॉ बना सकती है। जैसे कि आपका एक्सटर्नल अफेयर्स, न्यूक्लियर। और कंकरेंट लिस्ट की बात है तो इस कंकरेंट लिस्ट पर सेंट्रल और स्टेट दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन। तो पावर इज डिवाइडेड, ना ही तो स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में सेंट्रल अपने कानून बना सकता है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में स्टेट अपना कानून बना सकता है। डिवीजन ऑफ पावर, पावर की शेयरिंग। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम जैसा डिस्कस कर चुके हैं, भारत की जो जुडिशरी है इट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से। अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो इट विल बी ए फैटल कंडीशन। जुडिशरी का इम्पार्शियल होना बहुत जरूरी है। अगर जुडिशरी किसी के इन्फ्लुएंस में है तो वो वर्डिक्ट जो आएगा इट वुड नॉट बी ओके, इट वुड नॉट बी फाइन, इट वुड नॉट बी जस्टिसेबल। पांचवा जो क्राइटेरिया आता है वो आता है रिजिडिटी का। क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है? यस, बिल्कुल है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल रिजिड है। सुप्रीम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, टॉप पर बैठा है, रिजिड भी है। क्योंकि जब भी देखिए कोई कानून बनाता है जो फेडरल नेचर का हो, किस नेचर का हो? जो फेडरल नेचर का हो। जो फेडरल नेचर का जब भी कोई कानून पास करना होता है तो सेंट्रल अलोन कैन नॉट पास दिस लॉ। सेंट्रल अकेला उस कानून को पास नहीं कर सकता, उसको मोर देन 50% स्टेट्स की एग्रीमेंट चाहिए। अगर 50 से ज्यादा % स्टेट एग्री है तभी वो कानून पास हो सकता है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगिड आल्सो। अगर हम इसके, ये तो बात थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तो है ऊपर की कहानी। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के डीप में जाकर देखें तो कहानी कुछ और ही चलती है। आइए देखते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है।
आज़ादी के वक्त लगभग 550 से ज़्यादा रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स देश में मौजूद थे। अब जब उन प्रिंसली स्टेट्स को इस देश में मर्ज किया गया तो क्या उनसे कंसल्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग के बारे में? नो। क्या हर स्टेट से कंसल्ट किया गया था? नो। तो जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन जरूर है, मगर वो उस लय पे नहीं है जिस लय पे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। 13 के 13 स्टेट आगे आए थे और उन्होंने अपनी सहमति से ये कॉन्स्टिट्यूशन देश को दिया था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट से नहीं पूछा गया और बाकी सारे स्टेट से कंसल्ट नहीं किया गया था। तो दैट इज व्हाई इट इज रिटन बट नॉट इन द सेम वे एज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। डुअल गवर्नमेंट, हाँ, ऊपर से देखने पर डुअल गवर्नमेंट है, सेंटर पे अलग, स्टेट में अलग, मगर इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर, नेशनल इमरजेंसी के अंदर, ठीक है, प्रेसिडेंट लॉ के अंदर, समझिएगा, इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर, नेशनल इमरजेंसी के अंदर, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर, प्रेसिडेंट्स रूल के अंदर, इस दौरान जो है स्टेट गवर्नमेंट को अबॉलिश किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को क्रॉस किया जा सकता है। डुअल गवर्नमेंट है बट इन नॉर्मल कंडीशंस, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, इन परिस्थितियों के दौरान स्टेट गवर्नमेंट को कैंसिल किया जा सकता है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यस, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट मेक्स लॉ फॉर यूनियन, स्टेट लिस्ट मेक्स लॉ फॉर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है, मगर वो भी नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अगर प्रेसिडेंट्स रूल अप्लाई होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है किसी तरह की, तो यूनियन के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो स्टेट लिस्ट के हर एक सब्जेक्ट पर लॉ बना सके। दे हैव राइट टू डू इट। इमरजेंसी की कंडीशंस के अंदर यूनियन गवर्नमेंट्स माने कैबिनेट हैज अ राइट, पार्लियामेंट हैज अ राइट टू मेक अ लॉ ऑन एवरी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। फोर्थ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी हमारी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट देखा जाए तो, बट दूसरी तरफ अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? प्रेसिडेंट। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना हो तो हु इज द अथॉरिटी? प्रेसिडेंट। हालांकि प्रेसिडेंट खुद नहीं करता है, पार्लियामेंट के अंदर मोशन चलता है, उसके थ्रू जो है ये पूरी कार्रवाई की जाती है। ये डिटेल में हम सारी पढ़ेंगे एक एक करके आगे इन फ्यूचर में, मगर कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो सेंटर के इन्फ्लुएंस में आ सकती है, बिकॉज अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज प्रेसिडेंट एंड रिमूवल अथॉरिटी इज ऑल्सो प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। फोर्थ, रिजिड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम कहते हैं रिजिड है। स्टेट और सेंटर साथ में आएंगे तभी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होंगे, मगर फेडरल नेचर को छोड़कर लगभग 90% देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिना स्टेट की कंसल्ट लिए बदला जा सकता है। इवन कंसल्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का हो? देखिए, ये सारी बातें, जो 5 बातें हमने कही, ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद भी है और नहीं भी है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से फेडरल नहीं है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम नाम देना चाहे तो दिस इज योर क्वासी फेडरल। हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्वासी फेडरल, जिसमें फेडरल का भी एसेंस है, यूनिटरी का भी एसेंस है। फेडरल का एसेंस नॉर्मल कंडीशन में है, जब एबनॉर्मल कंडीशन आती है इमरजेंसी जैसी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना रूप चेंज करके, कपड़े वपड़े अच्छे से पहन के वो यूनिटरी की रूप ले लेता है। इन एबनॉर्मल कंडीशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी और नॉर्मल कंडीशन में इट इज फेडरल इन नेचर। ये खास बात है।
ये इंडियन फ्लेवर का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन स्टाइल का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगले लेक्चर में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।